बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में जमहूरियत का चेहरा दागदार, पार्लियामेंट के ऐवान में हाथापाई, नारेबाजी और अब बराह रास्त 26 अरकान असम्बली की नाअहली की तलवार। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पीटीआई के अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब किसी भी सूरत नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये नज़्म ज़ब्त का मामला है या सियासी वफादारियों पर शब खू मारने की तैयारी। एट द सेम टाइम, क्या ये आईनी शेख 63A का दुरुस्त इतलाक है या हुकूमती अक्सरियत के बल पर होते हुए ऑपोजिशन को चुप कराने का असम्बली वर्जन 2.0। क्या यह फैसला पार्लिमानी तारीख का अहम मोड़ बनेगा या महज सियासी दबाव का नया बाब। एट द सेम टाइम, असम्बली के अंदर गुंडागर्दी का शोर है और बाहर 2014 और 2023 की तहरीकों की बाज गश्त सुनाई दे रही है। लेकिन अवाम जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, कानून क्या कहता है और सियासत किस तरफ जा रही है। दूसरी जानिब नाजरीन, 3 घंटे, जी हां पूरे 3 घंटे मरियम नवाज की तकरीर, जिसमें विजन भी था, जिसमें दावे भी थे, जिसमें वादे भी थे और जिसमें सियासी चटखारेबाजी भी थी। लेकिन अवाम सवाल कर रहे हैं, क्या पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पंजाब की तकदीर बदल देगा? क्या यह माजी के वादों की तरह एक वादा ही होगा, सिर्फ दावे ही होंगे, या सिर्फ एक आईना दिखाया जा रहा है, अवाम को एक दफा फिर पागल बनाया जा रहा है, या फिर इस दफा वाकई पंजाब की पहली खातून वजीर आला पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। एक कोहनामश सियासतदान और पाकिस्तान की सियासत के रमूजो औकाफ से अच्छी तरह वाकिफ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर 25 से 28 साल का साथ, फिर एक दिन यह कह देना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बाप का मुल्क नहीं है। और सर आज भी वही हालात जिसमें ज़ईम हुसैन कादरी जैसे कोना मश्क इंसान ने हुकूमत को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। सर क्या समझते हैं, वही तारीख दोहराई जा रही है या एक वक्त आने वाला है अब जब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब हैं, तकदीर वाकई बदल देगी? नहीं, आप देखें, मेरा तो ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस मुल्क में सियासत जो है वो ना सिर्फ गहना गई है बल्कि उसके रमूज, उसकी मोडालिटीज़ तब्दील हो गई हैं वक्त के साथ साथ। आपने अभी बताया कि मैं इतनी देर वहाँ रहा और फिर वो एक आपने बैकग्राउंड बताई। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या ये सिस्टम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या ये पिछले 75 वर्ष में डिलीवर कर सका है? आप भी बता दीजिए, मैं भी बताता हूँ। तो आंसर इज नो। तो अगर ये डिलीवर ही नहीं कर पाया तो क्या ही जरूरी है कि कोई हदीस या किसी और बड़ी किताब में इसका जिक्र है कि हमने इसी पे स्टिक करना है? हमारा सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त ये है, जो अवाम पाकिस्तान बात कर रही है, कि हम ये समझते हैं, हमें ये एक यकीन है कि ये मौजूदा निज़ाम अवाम को डिलीवर नहीं कर सकता। आपको इसमें बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। आपने 18th अमेंडमेंट करके पीपल्स पार्टी और PMLN ने जिस तरह 4 पाकिस्तान तश्कील दी है इस मुल्क में, और उन 2 सूबों में जहां उनकी हुकूमत नहीं है उनको बिल्कुल रिडंडेंट कर दिया, और पंजाब से एक पॉलिटिकल पार्टी ने लूट मार का आगाज रखा और अपनी ताकत को बनाया, और उस लूट मार को दोबारा इस्तेमाल करके दोबारा अपनी ताकत को बनाया। यही हालात जो है वो सिंध में मौजूद हैं। और आज वो दोनों सूबे सोरिश का शिकार इसलिए हैं कि वो निगलेक्टेड है। सीरियसली, पाकिस्तान की हैसियत, अहमियत, मुआशी निज़ाम सिर्फ सिंध और पंजाब के लिए है। KPK और बलोचिस्तान के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इसीलिए वहां पर इतनी सोरिश और लोग जो है वो वहां के दोल पाकिस्तान से अलहदगी की बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान और KPK ये वो सूबे थे जहां 80% की मेजॉरिटी ने पाकिस्तान के साथ इलाहाक की बात की थी, और पाकिस्तान बनते वक्त 90% 80% लोगों ने वोट पाकिस्तान के हक में दिया था। राइट। तो आज क्या हो गया? सर देखिए इस वक्त आप ये कह रहे हैं ये निजाम डिलीवर नहीं कर पा जी, कर सका जी, नहीं कर सका। क्या इसमें सख्त नहीं है या लोगों की बददयानतियां शामिल हैं? बददयानती इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन इसमें सख्त भी नहीं है।
क्योंकि जिस ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम जो है वो में रहना चाह रहे हैं, उसकी मोडालिटीज ही इस मुल्क में नहीं है। इसमें पोलराइजेशन, इस पे रिलीजियस सेक्ट, अपना लिंग्विस्टिक और पंजाबी, बलोच, सिंधी की जो पोलराइजेशन हो चुकी हुई है इस मुल्क में, वहां एक ऐसा निजाम चाहिए जहां के फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को तकवीयत दी जाए। 18th अमेंडमेंट के रहते हुए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को तकवीयत नहीं दी जा सकती। आप मुझे बताइए कि क्या उकाड़े में पैदा होने वाले गंदम के एक दाने पर खुशदार में रहने वाले उस गरीब आदमी का हक नहीं है जो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत रखता है? क्या मिनरल्स एंड माइंस जो बलूचिस्तान में अवेलेबल है या केपीके में अवेलेबल है, उस पे पंजाब में रहने वाले, झकझुमरे में या फैसलाबाद में रहने वाले शख्स का हक नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों हमने इस मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करके 4 मुमलिकतों में तब्दील कर दिया? सिर्फ अपने मजमू मज़ाहिम को पूरा करने के लिए, अपनी सियासत को और इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए। अभी तक आप तो 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 26th अमेंडमेंट आ चुकी है, अभी 27 ये देखिए, और अगर जरूरत पड़ी तो 28 आने वाली है। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये 26 से सिलसिला आगे जाएगा। अच्छा, जो इस वक्त सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पाकिस्तान का वो फेडरेटिंग यूनिट और चेहरा है जो आप जिस पर आपने चलकर मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करना है। अगर आप में वो कैपेसिटी नहीं है तो आई एम सॉरी, आप नहीं कर पाएंगे इसको। और जो हालात आप देख रहे हैं, जो हालात पिछले इलेक्शन में हुए, ठीक, आप बताइए। हम तो ये कहते हैं कि जब जहां 38% पोलिंग होती है, वहां किस तरह आप कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टी है? अगर 38% कुल वोट पड़े और उसमें से 15-18%, 20% लेने वाला जो है वो जीत गया, तो मुझे बताइए कि क्या वो इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है? हाँ, सही। तो आंसर इज नो। अच्छा सर, देखिए हम तो ये देखेंगे ना कि मौजूदा रजीम क्या कह रही है, मौजूदा पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मौजूदा निजाम में ये जो हाइब्रिड सिस्टम हमने लॉन्च कर दिया, मान रहे हैं। अब अगर एक पॉलिटिकल निजाम आ नहीं सकता, अगर कोई पॉलिटिकल आदमी एक निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहा है, जिसमें वो जो वोट को इज्जत दो की बात किया करते थे, जो नारे लगाया करते थे कि वोट को इज्जत दो, तो जावेद हाशमी साहब ने बता दिया कि वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ ने तब लगाया जब उन्हें थोड़ी सी अमान चाहिए थी, जब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने होते। यही हालात जो है, इज इट द राइट वे? 100%। और यही हर एक का जो है वो नुक्ता नजर रहा। खान साहब 4 बरस जो रहे तो किस तरह आया और किस तरह वो इलेक्शन हुआ और किस तरह वो जीते, वो भी एक तारीख मौजूद है। तो हमारा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जिन हालात में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को चलाया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। सर, पंजाब अवाम पाकिस्तान, जी मैं ये कह रहा हूं सर, कोई लाहेअमल है? लाहेअमल है। लाहेअमल ये है कि ये इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है। ये एक लफ्ज होता है पॉलिटिकल साइंस में, उसे कहते हैं ओलिगार्की। वो ओलिगार्की ये होती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल पैसे से पैसा बनाते हुए एक बाकायदा सिंडिकेट क्रिएट कर लेते हैं और वो ओलिगार्की जो है वो लेके आते हैं। कभी एक ओलिगार्की की शाख पीपल्स पार्टी की सूरत में आ जाती है, कभी दूसरी ओलिगार्की की शाख नून लीग की सूरत में आ जाती है, कभी तीसरी ओलिगार्की की शाख पीटीआई की सूरत में आ जाती है। लोग वही हैं। अच्छा, तो क्या अब एक शाख आएगी अवाम पाकिस्तान की सूरत में, अगर कंसेंसस हो जाता है, अगर आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बने, क्या ये मुमकिन है कि यू विल बी द गवर्नमेंट इन कमिंग एरा? हम अच्छे बच्चे हैं क्योंकि हमारा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है। हमारे यहाँ लोग जो है वो एग्रेशन के साथ फौज पर तनकीद शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम क्यों है कि फौज इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट है। आपने जब ये क्यों है, वो इसलिए है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं पहले दिन से। जिस तरीके से अंग्रेज आप भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड निजाम ही चलेगा? नहीं, मैं आपको आ रहा हूं, आपको बताऊंगा कि हाइब्रिड निजाम असल में जो चलेगा वो ये वाला हाइब्रिड निजाम नहीं होगा। अच्छा, ठीक। वो लोगों के तरफ से लाया हुआ हाइब्रिड निजाम होगा जिसको एस्टैब्लिशमेट ओन करके सही तरीके से चलाएगी। पीपल, थ्रू द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो एक डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी मिसाल है ना। लेकिन इस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा है, तो यहां तक महदूद नहीं है। मैं जो अर्ज करते चाहता हूं, अगर आप वो सुन लें तो आपको बात। जी प्लीज। अर्ज ये है कि जब वो आप जो बात कर रहे थे ना कि हाइब्रिड निज़ाम और ये सारा कुछ, देखें
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ मुल्क में फौज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। राइट। हर दुनिया के मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती है, ठीक। और वही मुल्क चलाती है। ठीक। अगर कोई नवाज शरीफ जैसा आके 17वीं अमेंडमेंट करके इस मुल्क में मुक्तुल या बादशाह मौजम बनने लगे तो उसका हाथ कौन रोकेगा? मैं तो नहीं रोकूंगा, लोगों ने तो वोट दे दिए होंगे। हमारा इस्तदाल ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए, जिसके लिए बहुत सारी तब्दीली करनी पड़ेगी आपको इलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद जो भी लोग इलेक्ट होके आए वो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट ना करें, उनको लाकर यहां बुरा भला ना कहें अगर इस मुल्क में कोई खराबी हो रही है। मैं साबित कर सकता हूं कि 75 बरस में इस मुल्क के सियासतदानों ने जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से इक़्तिदार में हैं, उन्होंने इस मुल्क को तहे बाला और तबाह बर्बाद किया है। और हमेशा अब देखें ना, अगर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त जब ये सिलसिला हो रहा था, सारा खान साहब वाली बात हुई, तो क्या हो रहा था? क्या आप अमेरिका के साथ जो आपके ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपने अपना वो कट ऑफ करके उन पर इल्जाम लगा दिया एक जाली साइफर लहरा के। अर्ज ये है कि इस तरह नहीं करते। आपने इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना वो अब एक ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है। आपको सरवाइव करना है, और जंग जो होनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक जंग होनी है, वो है इकोनॉमिक्स की जंग। आपको मिलके कंसेंसस के साथ, नेशनल यूनिटी के साथ फैसले करने। मुस्लिम लीग नून तो सर ये कहती है कि वो कुछ नहीं कहती, वो सुबह कुछ कहती है, पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है, और अगर ये बाहर आ जाता है तो पाकिस्तान की ये कैसी बात है? सुबह वो कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, गुजरांवाला कुछ कहते हैं, लाहौर आगे कुछ कहते हैं। मुझे उनका एक नैरेटिव तो बता दें जो आज तक जिसमें वो स्टिक किए हों, जिसके साथ एक बता दें सर, कोई बता दे। मैं गुजारिश करूं, ज़ईम हुसैन कादरी साहब को मैंने टीवी स्क्रीन पे कहते हुए सुना है, नवाज शरीफ मुल्क की तकदीर बदल देगा। मैंने ज़ईम हुसैन कादरी साहब को यह कहते हुए सुना है, शहबाज शरीफ पंजाब की तकदीर बदल देगा। सर, आज वही ज़ईम हुसैन कादरी ये कह रहा है, नून लीग का बयानिया नहीं है। सर, ये अवाम के साथ जुल्म नहीं है सर? यूं लगता है मैं अवाम को बता देता हूं, लकड़ियां भी अवाम की हैं, हांडी भी अवाम की है, डोई किसी और की है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो डोई जरूरी है, वो डोई अगर नहीं होगी तो मुल्क टूट जाएगा, ये मुल्क तोड़ देंगे सियासतदान। अच्छा। हाँ, अर्ज ये है कि देखें, हमें सबको मिलकर चलना है ना। पाकिस्तान मेरा अकेला तो नहीं है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नहीं है। हमें जो कुछ कहा जा रहा था 10 साल जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हम जब लड़ रहे थे, 10 माह 8 माह जेलें काट रहे थे, तो वहां ये कहा जा रहा था कि हमने तो डेमोक्रेटिक जेल काटने के बाद आए थे तो सर आपके साथ बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ था। हमें सेक्रेटरी जनरलशिप से हटा दिया था। वो क्यों उठा दिया था? इसलिए कि मैं मंजूर नजर नहीं था और मेरी शक्ल पसंद नहीं थी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि उन्होंने आना था। तो फिर अभी भी आप वही डोई चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि उस डोई, आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसी हांडी जिसमें डोई ना हो, वो पक सकती है हांडी? डोई के बगैर लॉजिकल आपने बात की है, लेकिन किसी और की डोई नहीं, किसी डोई अपने घर की होनी चाहिए ना। डोई तो होनी चाहिए। वो आपके घर की डोई है सर। पाकिस्तान सबका है ना, अकेले मेरा, नवाज शरीफ का, जरदारी का, यानी सर एक बात क्लियर है, अवाम के लिए एक पैगाम क्लियर है। नहीं, पैगाम नहीं है। सुन ले, मैं अवाम को समझाना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी थिन लाइन है। लोग इसमें, लोगों को मैंने तो आज तक एस्टैब्लिशमेंट से कुछ लिया तो नहीं है। मैंने कोई मतलब इस तरह की मरात ली हो या कोई सीट जीती हो उनके कहने पे या उनकी वजह से, तो अल्लाह का फजल है, ऐसा कोई बात नहीं। अर्ज ये है कि देखें, आपने मिल के जब काम करना है ना, इस मुल्क को चलाना है, तो इस मुल्क को चलाने के लिए आपको यू हैव टू हैव एवरीबडी ऑन बोर्ड। राइट। आपको इस मुल्क के नेशनल इश्यूज को नेशनल कंसेंसस के साथ हल करना है। राइट जी। एस्टैब्लिशमेंट के पास, अच्छा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त टेररिज्म है। आप मानते हैं? बिल्कुल है। आप मुझे बताइए कि सिविल इदारे के पास टेररिज्म को कन्फ्रंट करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं डेवलप की इन्होंने? बिकॉज ये इनकॉम्पिटेंस है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की। 2, और अगर नहीं है तो किसी ने तो हल करना है ना, कि इसको बढ़ाते चले जाए। ठीक। सो नाउ अगर उन्होंने हल करना है तो उनको 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, अ सीरियस इनपुट इन द फॉरेन पॉलिसी। राइट। नंबर 2, finances to confront this menace in Pakistan. Right. पैसे चाहिए ना टेररिज्म को कन्फ्रंट के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। नंबर 3, आपका इंटीरियर के मामलात, जहां फैसले होने हैं। मुझे यूं लग रहा है कि आप मरियम नवाज की कल की तकरीर से
परसों की तकरीर से बड़े मुतासिर हुए। नहीं, उन्होंने ये तकरीर तो नहीं की। मैं सर आपको प्रूव करता हूं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, हमारे साथ सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रखिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान के पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कह रहा था, ये तमाम चीजें मरियम नवाज ने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा, हम करप्शन खत्म करेंगे, हम इदारों को मजबूत करेंगे, हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेंगे, हम एक पेज पे चलेंगे, सबको साथ लेके चलना है। इवन के ऑपोजिशन को कहा कि आपकी मेहरबानी, आपने बजट पास करवा दिया। आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इकट्ठे मिलकर चलना जो है वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की जरूरत नहीं है। ठीक, मेरी तो जरूरत है, उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि वो तो फॉर्म 47 के जरिए जीत के आई हैं। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आपने इलेक्शन प्रोसेस को ठीक नहीं किया ना। आज पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो फॉर्म 47 में जीत के आई। कोई फॉर्म 45 के जरिए जीत के हुकूमत में आया? आज तक नहीं आया सर। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर इनसे क्या गिला सर? यही तो मैं कह रहा हूं आपको, तो इसको ठीक करना है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट को इसको ठीक करना चाहिए। यहां मेरा इख्तिलाफ है इस बात से। मैं आपको पता है, मैं मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं अपनी बात को कन्वे ना कर सकूं प्रॉपर। मैं ये कहता हूं कि इसको ठीक किसने करना है? सर, एस्टैब्लिशमेंट ठीक करें। नो, वही ठीक करें। क्यों? अगर वो नहीं ठीक करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो जीतना है ना भाई, किसी तरह भी। वन वे और द अदर दे हैव टू विन द इलेक्शंस। राइट। उनको कोई जिता दे, वो जीत के आ जाएंगे इस तरह, और फिर वही होगा जो होता है। और फिर क्या होगा? लूटमार का सिलसिला बंद नहीं होगा। बड़ी भारी, बड़ी नाजुक और बड़ी भारी बात कर रहे हैं आप। इनकम्बेंसी जो है, एस्टैब्लिशमेंट हैव टू सेटल द इलेक्शन। यस, इन एवरी कंट्री एस्टैब्लिशमेंट डज दिस। इवन इन अमेरिका, एवरीवेयर CIA, पेंटागन डज दिस। They make sure that elections are. Still, Trump is the president of America. वहाँ भी ये देख लें, मैं ये नहीं। Establishment was not with the Trump. No, आप कुछ यही तो यार हम समझते नहीं है ना। वो थी नहीं, लेकिन अगर थी नहीं तो वो ना जीत सकते। मैं ये बात कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। नाउ कमिंग बैक टू द कोर इशू, देखिए हमारे यहाँ इस सिस्टम ने ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया लोगों को कि जिसको वो वोट दे रहे हैं वो वोट निकलेगा। अगर आप प्रिपेयर करें चीज़ों को, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हैं जो हमें आज बिल्कुल जिन्होंने जकड़ रखा, अगर हम उन चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो चीज़ें देखें ना। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो क्या गली नाली बनाना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करना, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये फौज का काम है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है नहीं। तो अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन इवेंचुअली लोग जो है वो फौज के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उनको लाने वाले लोग और हैं। जब वो लाने वालों पे बात जाती है, ये डिस्कनेक्ट मैं चाहता हूं कि जो लाया जाए सर जरूर लाया जाए। करंट सिनेरियो में ये जो आप बात कर रहे हैं, मरियम नवाज ये कह रही हैं 2400 मिसाली देहात, 500 किलोमीटर, ये सब झूठ है ना। ये झूठ है। सुन ले इसका जवाब सुन ले। आपने बहुत लंबी लिस्ट देनी है। उन्होंने कोई 119 के करीब प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जिसमें से 118 जो है वो उनके वालिद साहब के नाम पे है और एक उनके नाम पे है। बहुत मतलब ये पैसा पंजाब का, मरियम नवाज साहबा, और अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई ओहदेदार सुन रहा है, तो जवाब ज़हीम हुसैन कादरी साहब का सबसे बड़ा एतराज ये है। नहीं, ये तो एक छोटा सा एतराज है सर। अच्छा, हाँ, ये बहुत छोटा एतराज है। इसके अलावा 150 एतराज मैं भी कर देता हूँ। नंबर 1, आपने जो बजट बनाया है, देखिए बजट होता क्या है, इनको यही मालूम नहीं है। और ये कौम को जो आप कह रहे हैं ना बेवकूफ बनाया जाता है बजट पे, वो बेवकूफ नहीं, वो एक वो कहते हैं ना डैम बनाया जाता है। वो डैम नहीं, वो डैम फूल बनाया जाता है। अर्ज ये है कि एक प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट होता है बजट। प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट क्यों होता है? कि आप प्रीएम्प्ट करते हैं कि अगले साल में आपने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, इतने पैसे आपके पास NFC अवार्ड, जिसके मैं खिलाफ हूं, जिसने इस मुल्क को बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का, उसमें आपको इतने पैसे मिलेंगे और उन पैसों से आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटीज के खिलाफ, वो प्रायोरिटी आप कहा क्या बनाना, आपको गवर्नमेंट में है ना। ठीक है। आप गवर्नमेंट में बैठा दिए गए हैं, किस तरह भी बिठाए गए हैं, आप हैं, प्रायोरिटी आपका हक है। लेकिन खुदा का प्रायोरिटी बनाते वक्त अब ये तो देखिए कि आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कितने पैसे खर्च किए, आपने हेल्थ और एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च किए, और आपने पुलों और सड़कों पे अपने नाम के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए। आज इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो ओवर डेवलप्ड सिटी हैं। आप चले जाइए, साथ ढाका है, अपना पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, अपना आप ग्रोथ रेट देख लीजिए उनके साथ, आप उनके रिजर्व देख लीजिए, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो आपसे हर चीज में आगे हैं। पूरे ढाके में एक ओवरहेड ब्रिज है,
कैन यू बिलीव दैट? अच्छा। आज आपने इस शहर को जो ईंट और पत्थर का एक मंबा बना दिया अपने तख्तियां लगाने के लिए, क्या वो पुल और वो, मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये बिल्कुल जरूरी है, और ये डायरेक्टली, मैं फिर कह रहा हूं, लोग सुने, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ रेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ना, वो ग्रोथ रेट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन भाई 100 रुपए में से 90 रुपए आप इधर लगा देंगे तो फिर आप क्या करें? अब कल उन्होंने एग्रीकल्चर में बात की, क्या मैंने तो रोटी सस्ती कर दी। भाई रोटी इसलिए सस्ती कर दी कि लोगों को कॉस्ट की हुई 3400 रुपए की गंदम आपने 2100 रुपए में खरीद ली, उनसे बिक गई उनकी, तो वो अगली दफा गंदम नहीं लगाएंगे, और उस गंदम से आपने शहरों में रोटी सस्ती कर दी, तो किसान तो मर गया ना भाई, मर गया। तो फिर ये क्या, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए चीजों में इत्तेदाल लाना चाहिए अपनी। वो अब वो ये क्यों किया कि उनके वोटर ज्यादातर शहरों में हैं, शहरों के वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए सारे आड़ती उनके वोटर हैं, अपना दुकानदार उनके वोटर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा उनके ऊपर। तनख्वाहदार मुलाजिम की आपने बनियान भी उतार लिए टैक्स लगा के। 12 लाख जिसकी सैलरी 70,000 वो टैक्स दे रहा है। देखिए अब हालत क्या है, आज 70% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं पाकिस्तान के, और ये बड़ी ही डेंजरस बात है। इन खूनी इनकलाब आते हैं जिस मुल्क में मिडिल क्लास जो है वो वाइप आउट हो जाती है। हमारी मिडिल क्लास 80% वाइप आउट हो चुकी है। इतना सा गैप रह गया बिटवीन रिच एंड द पुअर। जिस दिन वो खत्म हो गया और लोग ज्यादा तादाद में पुअर हो गए, तो माजरत से इस मुल्क में अरबपतियों का और खरबपतियों का रहना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ आपको, आपकी वसादत से इन हुकूमतों को भी और हुकूमत बनाने वालों को भी। बुनियादी सवाल ये है जी सर, देखिए आज आप बात कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब ऑफ अवाम पाकिस्तान, सर क्या आपके पास कोई लाहे अमल है कि आप ये जो गुर्बत की बड़ी गुर्बत के 70% नीचे लोग हैं इनको एलिवेट कर सकते हैं? जी बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अब टैक्स कलेक्शन का एक निज़ाम हमने दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, बड़ा एक तफसीली डॉक्यूमेंट है। हमने तो एक नया काम किया पहली बार कि हमने जो प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई किए। इस मुल्क में तो आज तक प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाई नहीं हुए ना, तो उनको एड्रेस करना तो कुछ बड़ी दूर की बात है। हमने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को रखा अपने साथ। फॉरेन पॉलिसी के लिए एम्बेसडर लाइक कौन से प्रोफेशनल? मिफ्ता इस्माइल जैसे काबिल लोग, उसके बाद 7 के करीब एम्बेसडर्स हैं हमारी कोर कमेटी में। मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला नहीं दे सके, नहीं संभाला दे दिया था। उनका संभाला देना ही तो उनकी भी शक्ल वो चाह रही थी। हाँ यही तो बात थी, शक्ल क्यों पसंद आई थी? क्योंकि डार साहब जो फिगर फर्ज किया करते थे 12 को 120 और 120 को 7 बना दिया करते थे, उनको उन्होंने कहा कि ये तो बेड़ा कर देगा, बात खोल देगा। वो ले गया बात को और इशू पे, टैक्स कलेक्शन पे। आप मुझे बताइए कि किस मुल्क में दुनिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों जो है वो इनलेट एंड स्पिरिट मौजूद है, सिवाय पाकिस्तान के कहीं नहीं है। अब माचिस खरीदता है ना एक आदमी, टैक्स देता है, वो टैक्स देता है। हाँ। तो भाई आप किस तरह कह रहे हैं कि आपने टैक्स नेट ब्रॉड करना है? आपका तो ऑलरेडी 24 करोड़ आदमी टैक्स नेट में है। टैक्स कलेक्शन में क्यों नाकाम है आप? इसलिए कि जो अरब और खरबपति हैं वहां आपके एफबीआर के अफसर जो हैं वो पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके टैक्स एवेजन करते हैं। उस टैक्स एवेजन से पूरा मुल्क जो है, फिर आप कहते हैं आपका शॉर्टफॉल आ गया, आप पूरे पैसे नहीं कर सके। अच्छा सर, एक फिगर मिफ्ता इस्माइल, फिर अगला फिगर जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, जो पाकिस्तान की मईशत को डगर पे लाएगा। नाम आप मेरे पास इस वक्त 150 के करीब नाम है, मैं अभी पेश कर देता हूं आपको। ऐसे है कि देखें वो लोग जो मैटर करते हैं, पुरमग्ज लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कुछ करके दिखाया हुआ है। ठीक, फॉरेन सर्विस के मद में हमारे पास डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं, हेल्थ के WHO के वो अफसर रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनको डायरेक्टली मिनिस्टर लगा दिया था अपनी गवर्नमेंट में। वो छोड़ के आ गए इसलिए कि इमरान खान साहब से उनका तनाजा हो गया, क्योंकि वो गोगी पीरनी की बात नहीं सुन रहे थे। कभी कभी मुझे यूं लगता है ज़हीम हुसैन कादरी साहब, जो इमरान खान का विजन था ना, सेम आपका विजन है। इमरान खान भी कहते थे सड़कें और पुलें बनाने से। नहीं, ये नहीं कह रहा कि, बिल्कुल नहीं कह रहा कि नहीं बनानी चाहिए, नो। मैं तो कह रहा हूं कि उसकी परसेंटेज कम होनी चाहिए, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है
हेड काउंट के मुताबिक उसको बनाना चाहिए। लाहौर में डेवलपमेंट करके सिर्फ आप पूरी दुनिया को ये तो दिखा सकते हैं कि लाहौर एक बहुत ही जो है वो अब रिसेंट एरा में मरियम नवाज ने बल्कि परसों ये ऐलान किया कि 5000 किलोमीटर की देही इलाकों से शहरों की जाने वाली सड़कें बनेंगी। देखिए ये दही की बात नहीं होती, ये फार्म टू मार्केट रोड्स बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, वो बनी हुई है। नहीं, मजीद बनेगी। नहीं, मजीद बनाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि वो ऑलरेडी बनी हुई है। जहां आज भी गाड़ी हचकोले खाती जाए इस सदी में, तो वो मुनासिब इस वक्त नहीं, गाड़ी हचकोले खा ले, कोई भूखा पेट ना सोए। मेरा ये कंटेंशन है। गाड़ी जरूर हचकोले खा ले, कोई भूखा पेट तो ना सोए ना। ठीक। क्या आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे पैसे खर्च रहे हैं? जीरो। आपका हेल्थ और फाइनेंस का बजट कम हो गया है, फेडरल गवर्नमेंट का भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी पिछले साल से। कैन यू बिलीव दैट? एजुकेशन का बजट आज 70 लाख बच्चा भाईजान स्कूल से बाहर है। आप कह रहे हैं तो आप इस प्रायोरिटीज। मरियम नवाज तो कहती है, मरियम नवाज कहती है, मरियम नवाज दूध भी देना है, इनके लिए एसी भी लगाना है, और ये क्लेम किया कि अगले 1 साल में कोई बच्चा टाट पे बैठ के नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह 1 साल की टाइमलाइन दे दी ना, अब किसी को मौका तो दिया जाए। आप मुझे दे दें, मुझे दे दें इंशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, सर्द और गर्म ये गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान के पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब सैयद ज़हीम हुसैन कादरी साहब। ज़हीम हुसैन कादरी साहब, आप कह रहे हैं सारी फिशी, सारी ये क्या फ्यूचर के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन सर कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर 1 साल में मुकम्मल होगा, एक टाइमलाइन। यार मुझे ऐसी बात बताइए, घरों के लिए मुख्तस कर दी गई होगा। सर देखिए सर, आज 9 अरब तालीम पे होगा, उसमें से 400 अरब जनूबी पंजाब के लिए। पिछली दफा कितना था पता नहीं, वो तो जो यार नहीं, इस तरह ना करे ना। हाँ। जो था वो उसमें से कितना लगा देख लें। वो इमरान खान से पूछेंगे नहीं, क्यों 1 साल हो गया इनको? पिछला बजट साल हुआ है भाई, पिछला बजट किसने दिया था? पिछला बजट नहीं आए थे तो दिया तो था, तो क्या कहा था कि ये 500,000 अरब रुपया जो है एजुकेशन पे लगेगा, ये 700 अरब रुपया कहा होगा ना। वो लगा, ठीक हो गया, सब कुछ बेहतर हुआ यार। फॉर गॉड सेक यार, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये अवाम पाकिस्तान करेगी। ये इन्होंने इनका काम है, ये विंडो ड्रेसिंग्स और ये रोजी पिक्चर पेंट करना हर एक को आता है, और यही हुआ है इस मुल्क के साथ हमेशा। आपके पास एक चीज अवेलेबल ही नहीं है तो उसको आप कहें कि मेरी अगले महीने की तनख्वाह आएगी, ठीक है, मैं अपने बच्चों को पीसी में खाना खिलाऊंगा, ठीक है जी। आपको क्या पता कि वो तनख्वाह आप इकट्ठी कर सकेंगे या नहीं, और आपकी यहाँ से फरागत हो जाएगी तो क्या करेंगे? आपके बच्चे कहेंगे आपने तो कहा था 12 तारीख को खाना खिलाएंगे, आप हमें पीसी मिल जा, खिलाएंगे आप? फिर खिलाएंगे आप? नहीं खिला सकते ना, कुछ भी मैनेज करूंगा। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब गोरे धंधा है, ये सब फाइव फिगर्स हैं, ये प्रैक्टिकलिटी अनाउंसमेंट्स तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, मैं आऊंगा तो ये करूँ। यार इस तरह नहीं होता। जो आए हुए उनको तो पूछ लें आपने क्या करना है, उनको आता ही नहीं है करना। उन्होंने सिर्फ वो कर रहे हैं जिससे उनकी तस्वीर टीवी पे चल जाए, ठीक है, और लग जाए कि जी ये पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तेज भाग के और तेज उंगली हिला के। इस तरह नहीं होता। कर लिया आपने, लग गए पैसे, बन गया पुल। आप बताइए कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितने लोगों को फायदा हुआ। जी हाँ, और कितने लोगों जो है वो, अगर ये ना बनता और लोग सड़क से 10 मिनट लेट होकर चले जाते तो कितने लोगों को इस पैसे से रोटी और स्कूल और हेल्थ की फैसिलिटी दी जा सकती। नौकरी करने के लिए लोग फ्लुएंट पहुंचेंगे, टाइम से पहुंचेंगे, टेंशन फ्री पहुंचेंगे, रोटी का कोई सबब बनेगा ना सर। आपसे या आप गाड़ी को हचकोले खिलाना चाहते हैं, आप कहते हैं 10 मिनट 20 मिनट घंटा लोग जलील होते हैं। आपसे 100% एग्री कर रहा हूं, मैंने डिसएग्री नहीं किया कि ये बिल्कुल गलत है। आप बात तो सुनिए, मैंने पहले क्या कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डायरेक्टली ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमिक्स का स्कूल है ना, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कंट्रीब्यूट कर रही है तो ग्रोथ रेट फिर इस वक्त हमारा 7.5-8 होना चाहिए था ना। हमने क्योंकि 70-80% तो बजट डेवलपमेंट पे लगा देते हैं हम, यही हो रहा है ना, राइट। तो अगर हम वो डेवलपमेंट लगा रहे तो हमारा ग्रोथ रेट क्यों -2 पे या 2 पे खड़ा है? जवाब देते इसका। वो इसलिए बता कि बाकी पैरामीटर जो हैं उन पे कुछ हुआ ही नहीं।
और वो इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये सिर्फ सड़कें उस ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करके उस ग्रोथ रेट को इंप्रूव नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा सर, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हाँ, सॉल्यूशंस की तरफ आते सबसे पहले सोल्यूशन हमारे पास देखें, फिजिकल फाइनेंशियल क्रंच है इसमें बहुत बड़ा, जो बढ़ता जा रहा है पिछले 20 साल में, 25 साल में बढ़ गया ना बहुत। राइट। अगर आप इस वक्त आपको आज 2-3 साल के लिए नंबर 1 PSDP पे आपको एक बड़ा सीरियस कट लगाना चाहिए। अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरी कहीं हो हाँ। तो वहां सड़क और पुल और अंडरपास बनना चाहिए। ठीक अब है। इसको बंद करके आपको डाइवर्ट करनी चाहिए चीजें, एजुकेशन, हेल्थ और सबसे ज्यादा जरूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। हाँ, हाँ। ठीक है सर। नंबर 2, इन सबको कर भी लेंगे तो जिस निजाम ने ये करना है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा तो ये काम हो नहीं। जहां से हमने प्रोग्राम शुरू जी, किया था निजाम मैं वहीं आ गया हूं। लेकिन सर इस वक्त ब्लूमबर्ग की मेरे सामने रिपोर्ट है, डिफॉल्ट के खदशे में वाज़ेह कमी, पाकिस्तानी मईशत को आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सरे फहरिस्त करार दे दिया। सर मैं क्रेडिट किसको दूं? नहीं, क्रेडिट किसी को ना दें, क्रेडिट पिछले 20 साल को दें, क्रेडिट दें। आप तो कह रहे हैं 20 साल से हम नीचे जा रहे हैं, हम मर रहे हैं। नहीं, हम नहीं नीचे चले गए हैं ना। अगर किसी को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए और वो अगले साल उसको 10 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो क्या वो 5 करोड़ 90 लाख जो है वो उसका फायदे में तब्दील हो जाएगा? ये बात कह रहा है ब्लूमबर्ग। हो जाएगी। अर्ज ये है कि जब तक आपकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं होगी आप ये काम नहीं कर पाएंगे यार। आप बात नहीं समझ रहे हैं। जो इशू मेरा है वो ये है कि सिस्टम कौन सा है जिसने इसको ठीक करना है? वो सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है इस मुल्क में। सिस्टम वो किसने बनाना था सर? वो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाना था। आप 28 साल आपने सियासत की। हाँ? आपके वालिद साहब सियासत करते थे, मेरे दादा भी करते थे, लेकिन आपके दादा भी करते थे। ये सिस्टम उस वक्त नहीं था। क्या? ये सिस्टम आया 85 के बाद। अच्छा। जब खराबी शुरू हुई है। 85 से पहले तो ये सिस्टम नहीं था। दूध और शहद की नहरें बह रही थी, बहुत बह रही थी। आप अयूब खान का दौर देख लें, आज भी आप ज़िया-उल-हक का दौर देख लें, मैं खिलाफ था उसके। हाँ। आज भी आप मुशर्रफ का दौर देख लें। वो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल फिस्कल एडवांटेजेस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज्यादा इफेक्टिव निजाम थे तीनों। मैं बैठ कर डिस्कस कर लें, पूरा प्रोग्राम इस इशू पे रख लें आप। यानी आप ये कहते हैं कि अगर अभी भी कोई आ जाए नहीं। हाँ? कोई तो आ गया हुआ है ना, कोई तो आ गया हुआ है। ये तो मुलाजिम है, इनका तो है ही कोई नहीं, देयर नोबडीज। हाँ। कोई फैसला सिस्टम बेहतर होना चाहिए। होगा। आप होगा, सबको क्रेडिट दे रहे हैं। बिल्कुल अभी क्रेडिट होगा ना। अभी होगा। अब होगा। अर्ज ये है, देखें, हमें ये बात नहीं भूलनी कि ना तो एस्टैब्लिशमेंट, ना पॉलिटिकल पार्टीज, ना ब्यूरोक्रेसी, ना जुडिशरी, कोई एक अकेला इस बोझ को नहीं उठा सकता। हमें नेशनल इशू पर नेशनल कंसेंसस करने हैं। उन नेशनल इश्यूज का तयन कौन करेगा? उसका तयन इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है तो फिर उनका ही फर्ज है कि वो इस मुल्क के बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इस मुल्क के नेशनल इश्यूज को फ्रेम कर सकते हैं अपनी अकल, दानिश और अपनी अवेलेबल रिसोर्स की वजह से। क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है ना जी, उनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ उनके पास बहुत बड़ी दुनिया। मुझे लगता है सर आप कामयाब होंगे। सबसे आपका नसीब बहुत अच्छा है सर। नहीं, कमाल का एनालिसिस आपने दिया सर। सर अभी ये एतजाज एहसन साहब ने एक बड़ी बात कर दी है। मैं खुलकर कह रहा हूं, जो आर्मी चीफ कह दे अदालतें वही फैसले करती हैं। यार ये गलत नोशन है ना, ये तो उनकी नोशन है। मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। अग्री नहीं, इस तरह नहीं होता। अदालत, आप सुन लें, जब एक 26वीं तरमीम हुई, वो क्या किसी ने बंदूक पे रख के करवाई? किसी, मैं उसके खिलाफ हूं। किसी ने की? क्यों की इन्होंने? अगर किसी ने कहा था इनको करने को तो उन्होंने क्यों की? क्या पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया? वो तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था उसमें। बिलावल भुट्टो जरदारी का पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज जो है, वो कह रहे हैं कि मैंने तो 26th अमेंडमेंट कराई। आप देख लें उनकी स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि मैं मूजिब था इसका और ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। ठीक है, हो गई। ठीक तो एतजाज साहब या फिर छोड़ दें पार्टी या फिर कोई और काम कर लें। अर्ज ये है कि वो बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक, एक फैसला कर दिया। 26वीं तरमीम चैलेंज हुई। क्या हुआ? जवाब आया उसका। देखे ना आप, ये चीजें किधर से ये क्या हुआ? मैं डिसएग्री करता हूं, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो गलत है। मैं कह रहा हूं गलत है, मैं कहता जाऊंगा, मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन भाई
हो गई ना, कानून था, किसने पास किया? असेंबली ने पास किया। बिल्कुल ठीक। असेंबली में कौन बैठा हुआ है? पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर लोग जो बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ वो गलत बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं ठीक बैठा हूँ। ये जंग पिछले 40 बरस से चल रही है इस मुल्क में। इसको खत्म करना ना, इस जंग को खत्म। हाँ, ये मैं अर्ज करता हूँ अब आपसे। हाँ। ये मैं आपको इधर लाना चाह रहा था, मैं घेर के आपको उधर ले आया हूँ। देखें, ये जंग इसलिए खत्म नहीं हो रही कि इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ों को दूर तक देख सके। ये बात हम सर चौथी दफा कर रहे हैं और उनकी एबिलिटी, इसी शो के दौरान, उनकी एबिलिटी जो है वो इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को लेकर चल सके। और सर आप तो क्लियर ये कह रहे हैं, उनका प्रॉब्लम ये यहाँ है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए हकाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। सर आप मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आपने कहा आप तीनों अदवार उठा के देखिए, इसका मतलब है, तो इसका मतलब मैंने ये भी कह दिया कि उनको आना चाहिए सर। गॉड सेक। और क्या? नो, मैं तो डिलीवरेंस की बात कर रहा हूँ। आप एक देखिए ना, मुझे ये बताइए, कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं डिलीवर सर, आपने कैटेगोरिकली कहा जियाउल हक का दौर अच्छा था, अयूब खान का दौर अच्छा था, मुशर्रफ का दौर अच्छा था। आपने कहा कि इस वक्त पॉलिटिकल जमातों में सख्त ही नहीं वो कुछ कर सके, एस्टैब्लिशमेंट को आगे आना चाहिए कि वो काम करे। तो फिर सर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कब कहा कि वो इक़्तिदार में आ जाए? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं कह, आपको बात ही समझ नहीं आ रही। मैं तो कंपैरिजन किया इनका और उनका, उस कंपैरिजन को देखिए। अवाम को समझा दें। अवाम को ये समझा रहा हूं कि मेरे भाई, इस मुल्क में फैसले जब तक मिलकर कंसेंसस से नहीं होंगे एस्टैब्लिशमेंट की सरबराही में, क्योंकि रियासत एस्टैब्लिशमेंट होती है और एस्टैब्लिशमेंट ही रियासत होती है। रियासत पाकिस्तान मोतबर है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मजमूम मज़हब, इनको तो पता ही नहीं होता, ये अपनी पॉलिसीज के तहत अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए इस मुल्क की इंटेग्रिटी को, इस मुल्क की हमीयत को जो है वो दांव पर लगा देते हैं। लगाया था ना एक आदमी ने सही पर एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट रियासत है, हर जगह होती है। आप ये कह रहे हैं? पूरी दुनिया में होती है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें यार, रियासत क्या होती है। पाकिस्तान खुद आ जाता है अपने आप को बचाने के लिए। कौन बचाता पाकिस्तान को? सर वो तो फोर्सेस है ना, फोर्सेस है तो बॉर्डर पे लड़ेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है यार, सुन लेना, वो हमारी बदकिस्मती आपको समझ नहीं आ रही। हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग इसलिए उनको बुरा कह देते हैं कि अब वो बॉर्डर पे लड़ते हैं। हाँ। आपको मैं 25 लाख रुपए देता हूं, आप जाके फाटा में 10 दिन ड्यूटी दे आए। अब बाहर से अब काम नहीं है आपका, उनका काम सिखाया गया है ना उनको, इसका मतलब उनका काम है। बिल्कुल। तो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो काम कर रहे हैं तो वही तारीफ भी कर रहे हैं। वो भी तारीफ आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। हाँ। अर्ज ये है कि पाकिस्तान को ये सोचना है, पाकिस्तान को, कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या इन्होंने इस मुल्क में अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस मुल्क की माशी, समाजी, सियासी तारीख, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जो है वो बम से उड़ा नहीं दिया? तो उड़ा दिया। क्यों नहीं डिलीवर कर सके यार? ये इनका काम था डिलीवर करना। क्यों आज 70% लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए? सारे एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहे हैं सर। कौन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूछ रही है, फ्रॉडी है ना, पीटीआई फ्रॉडी है, नून लीग भी पूछ रही है, आप भी पूछ रहे हैं, फ्रॉडी है, आप भी पूछ रहे हैं, फ्रॉडी है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने तो एक नया कॉन्सेप्ट दिया कौम को कि मैं कोई मौरूसी सियासत लेके नहीं आया। मैंने एक आदमी को सदर बनाया जो 3 साल बाद सब पार्टी का सदर नहीं होगा। मैं अगर यहाँ इस सूबे में बैठा हूं तो 3 साल बाद मैं यहाँ नहीं होऊंगा और फिर मैं आ भी नहीं सकता दोबारा। तो ये तो अवाम पाकिस्तान के मंशूर से लेके आज तक कोई एक एडिशन सर पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए नहीं, वो तो हो ही नहीं सकती ना। हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है। हम तो जो नेशनल इश्यूज को फ्रेम करना जानते हैं, कर रहे हैं, उन इश्यूज को उनकी निशानदेही कर रहे हैं और सबसे बढ़ के उनका हल बता रहे हैं। दैट इज ऑल वी कैन डू। हल एस्टैब्लिशमेंट बताया नो, किसका? यार अजीब, अब मेरे मुंह में अपनी बातें डाली जा रहे हैं ना। नहीं सर, आपने मुझे कैटेगोरिकली गिनवाया ये 3 अदवार कितने सुनहरी थे और आज भी आप कह रहे हैं अगर वो सुनहरी दौर नहीं थे तो आप मुझसे इस पे प्रोग्राम रख लेना पूरा, मैं आपको बता दूंगा वो थे। मेरी तो दुख इस बात का है कि इस मुल्क की सियासत और सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी पिछले 75 बरस में डिलीवरेंस नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? उसका हल क्या है? उसका सबसे पहला हल यह है कि इस मुल्क में इस इलेक्शन के प्रोसेस को दुरुस्त किया जाए। इस पार्लिमानी निजाम की जो इल्लतें और आलाइशें हैं उनको खत्म किया जाए। मुझे आप 50 करोड़ रुपए दे दे, हर एक के पास है। ठीक है, जितने इलेक्शन लड़ते हैं उनके पास है। ठीक है, मेरे पास तो शायद 50 लाख भी ना हो। ठीक है सर, मुझे 50 करोड़ रुपए दे दे। मैं चैलेंज करता हूं बिलावल भुट्टो को लड़काने में, नवाज शरीफ को लाहौर में और इमरान खान को उनकी पसंदीदा जगह पे मैं चीखें निकलवा दूंगा उनकी। तो ये निजाम है।
ये निजाम है, ये पैसा चलता तो है और क्या चलता है? सर, नहीं अथॉरिटी चलती कौन सी अथॉरिटी? सर वो जो आपने बताई। और सर वो बात की बात होती है। अच्छा, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, हाँ। मैं गाड़ी में जाके अपने वोटर को अप्रोच ही नहीं कर सकता, मेरे पास 50 करोड़ रुपए ही नहीं है लोगों को 2 महीने खाना खिलाने का, और 250 दफ्तर खोल के हर दफ्तर का 25,000 रुपए रोज का खर्चे देने का, तो मैं तो फिर शुरू से ही बाहर हूं ना। ये तो खेल खेलेगा ही वो जो उस खेल में मौजूद है। हाँ हाँ। मैं उस खेल में किस तरह आ गया भाई? लेकिन मैं किस तरह जीत सकता हूं? उस खेल में आने के लिए सर ये जो माशाल्लाह आप असल कर रहे हैं, हाँ, क्या? मेरा ख्याल पहली बात ये पैसे चाहिए सिर्फ इन लोगों को और कुछ भी नहीं। इन्होंने इस निजाम को पैसे से खरीद लिया है। जब तक आप इसको नहीं रोकेंगे, बैन कर दें। ये खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ 1985 से शुरू हुआ जी सर। कौन इसका मौजूद कौन है जी? इसका मौजूद कौन है? इसका मुजिद, सबसे बड़ा मुजिद जो है वो इसका नवाज शरीफ है। अच्छा। जो उस वक्त वजीर आला बना और उसने जुनेजो को हटा दिया। 85 के इलेक्शन में तो लोगों ने 25-25 करोड़ रुपया नहीं खर्चा था, और उसके बाद फिर पैसे दे के जिस तरह आपने लोगों को खरीदा, जिस तरह आपने छांगा मांगा किया, फिर आपने बार बार ये कहा कि अब मैं ये नहीं करूंगा, आपने फिर वही किया। जब आप जा रहे थे पाकिस्तान से तो आपने हमें कहा कि मैं तो जमहूरियत के लिए शहीद हो जाऊंगा। अच्छा। आप पता लगा हमें बाद में कि आप एग्रीमेंट करके जा रहे हैं। सो अर्ज ये है कि देखें, इस तरह नहीं होता। कौम देख के कौम ने सीख लिया ना क्या हाल किया आपने। अगर आप रिजल्ट देखें, 12 सीटें आई हैं इनकी फेडरल गवर्नमेंट की पूरे पाकिस्तान से, तो 47 में आप जीत जाए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, अवाम पाकिस्तान के पंजाब के प्रेसिडेंट। नाज़रीन, फैसला ज़रा आप कीजिए, ज़रा दिमाग दौड़ाइए। ज़ईम हुसैन कादरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जितनी इल्लतें हैं, जितनी आलाइशें हैं, वो इस सियासी निज़ाम की पैदा करदा हैं। जब तक ये सियासी निज़ाम, जब तक ये सियासतदान, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान सही डगर पे नहीं चल सकेगा। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।